मांग रहा था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड बढ़िया। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करा तुम लोगों ने? यस सर। नो सर। ट्राई नहीं किया? नो सर। तो नो सर। एग्जाम खत्म हुए हैं। अच्छा, अभी एग्जाम खत्म हुआ? यस सर, आज लास्ट था। आज लास्ट था, चलो ठीक है, फिर खत्म हो गया, सबका खत्म हो गया, किसी का बाकी भी है? हो गए सर। हो गए। यस सर, किसी खत्म। ओके, कैसा करा है यस सर, तुम हो लोगों गए। ने? फिजिक्स फिजिक्स कैसा किया है तुम लोगों ने सर बहुत ही पेपर? बढ़िया करा था सब बढ़िया। बढ़िया। हो अरे गए वाह। सर 85 आया था। आउट ऑफ 100? 100। थोड़ा और इम्प्रूव करो। हम्म मैथ में कितना आया था आदित्य? सर 80 आया था। 80? थोड़ा इम्प्रूव करो, थोड़ा और इम्प्रूव करो, है ना? यस सर। हाँ, इस बार एकदम से जी जान लगा दो तुम लोग। पूरा किसी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़नी है। ठीक। यस। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हो रहा था? आदित्य कुमार झा बोलेंगे। आदित्य कुमार झा, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? माइक काम कर रही है तुम्हारी आदित्य? प्रबोध कौर, तू बोलो, क्या लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ है? प्रभजोत कौर। इन अ वायर। हम्म फिर से बोल, पूरा साफ साफ सुनाई नहीं दिया। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वायर पढ़ा गया था, ये देख। हैं? गुनगुन, तुम बोलो, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? Yes, so electric field due to uniform charge wire. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। वायर के अंदर फील्ड नहीं निकाली थी हम लोगों ने, आउटसाइड द वायर कोई पोजीशन थी विच वाज एट ए सेपरेशन डी फ्रॉम द वायर, वहां पे हम लोगों ने फील्ड निकाला था। फॉर्मूला क्या मिला था? हर्ष पुरिया, हर्ष पुरिया बोलो, फॉर्मूला क्या मिला था? यस सर। सर फॉर्मूला मिला था हमें लैम्डा साइन थीटा बाय 2 पाई कोस थीटा। 2 पाई, ओ सॉरी, दिमाग से निकल गया। 2 पाई ई नॉट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दैट। 2 पाई के बाद क्या बोला? सर 2 पाई के बाद ई नॉट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन ई दैट। नॉट क्यों बोल रहा है? उसका नाम क्या होता है? एप्सिलॉन होता है वो, ई नॉट नहीं एप्सिलॉन। होता। यस सर। एप्सिलॉन नॉट। ओके उसको जो ऐसे सर। बनाया था ना सिंबल, ये यस सर, यस सिंबल सर। को बोलते हैं एप्सिलॉन, और नीचे जीरो लगा है तो क्या बोलोगे? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके और सर। होता क्या है? इट इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इट ओके इज सर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक। तो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था कि अगर कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, पूरा सही सही इंफॉर्मेशन बोला करो, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है एट ए सेपरेशन डी फ्रॉम द वायर, और जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और साथ में जो इंड से उस पॉइंट को अटैच करने वाली लाइन है उसका जो एंगल है वो थीटा का हो, तो एट दैट पोजीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला था, इट वाज लैम्डा साइन थीटा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इनटू डी। से लिखा जाएगा। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वाज फाउंड टू बी away from the wire if अवे charge फ्रॉम away from the wire if charge given to the wire is positive, and पॉजिटिव towards the wire if charge given इज to the नेगेटिव, uh, away वायर from इज नेगेटिव। away from wire if charge given is
positive and towards wire if charge given It's negative. is negative. हाँ ओके ठीक है। ये इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो, या आप देखो कभी लेंथ के टर्म में भी आप चाहो तो इसको याद करके रख सकते हो। ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है ना। लेंथ के टर्म में याद रखना है तो क्या करोगे, जरा इसको लेंथ के टर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो कि इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो एल की है, तो ये सेंटर से यहाँ तक का ये लेंथ क्या हो जाएगा, L/2। ठीक है, अगर ये L/2 और ये D है तो दिस लेंथ कैन बी रिटन एज L²/4 + D² रूट के अंदर लिखोगे ना। यस यस सर। हाँ सर। साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो इसमें, तो यू कैन फाइंड द राइट द मैग्नीट्यूड लाइक दिस वन। लैम्डा साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दूं, L/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट D स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर। L/4 + D²। ठीक है, या दिस कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड टू बी E दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर रूट ऑफ L² + 4D² ना। इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, बट चूंकि ये थोड़ा सा लंबा है तो हम इसको याद करने से ज्यादा बेहतर है कि हम इसी को प्रिफर करें, ठीक है ना। यस सर। अब मान लो कि अगर यही इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इफ वायर इज इन्फिनिटली लॉन्ग, वायर इज इन्फिनिटली लॉन्ग, अगर ये वायर बहुत लंबा हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा। अगर ये बहुत लंबा हो जाए तो थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, 90। थीटा विल बी 90 π/2 ना। तो थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी इन दैट केस। और तब उस केस में फॉर्मूला हमारा थोड़ा और सिंपल फॉर्म में आ जाता है, और वो हमको फ्रिक्वेंटली यूज करने को मिलता है, E दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है, तो अगर एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द वायर, पहली चीज है ना। इट विल बी आइदर अवे फ्रॉम द वायर या टुवर्ड्स द वायर, डिपेंडिंग ऑन चार्ज गिवन टू द वायर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, and the magnitude will be given by lambda by 2 pi epsilon naught D, where D is the separation of the point from the wire. क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रहेगा। यस सर। सर Yes, sir. सर एक डाउट है सर। जी बोलिए बोलिए बोलिए, डाउट बोलिए। सर अगर जनरल पॉइंट होगा सर, एक फिक्स्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जनरल पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे सर? जनरल पॉइंट पे तो आपको दोनों कंपोनेंट का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है ना। यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं होगा, तो जो वाई कंपोनेंट तुम्हारा कैंसिल हो जा रहा था वो कैंसिल नहीं होगा। आओ एक केस और बना देते हैं, ठीक है उसी का। यस सर। अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है बट द पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ एन एंड, है ना। वायर हमारा इन्फिनिटली लॉन्ग है बट पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ एन एंड, वायर इन्फिनिटली लॉन्ग। सर हम इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का बात नहीं कर रहे सर, एक फाइनाइट लॉन्ग वायर। बता रहा हूँ फाइनाइट वायर। देखो मैं फॉर्मूला वो बना के दे रहा हूँ जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। और मान लो कि आपको कोई इससे अलग कंडीशन मिलेगा, तो जैसे इसका फॉर्मूला बना रहे हैं ना उसी तरीके से तुमको उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। यस ठीक है। यस हाँ, तो जैसे जैसे हम ये प्रोसेस करेंगे उसी तरीके से आप किसी फाइनाइट वायर के लिए किसी जनरल पोजीशन के लिए भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बस अंतर क्या होगा, जो लिमिट होगी दैट इज गोइंग टू चेंज सिंपली, है ना, और कुछ नहीं बदलने वाला है, ठीक है। वायर इज इन्फिनिटली लॉन्ग एंड पॉइंट इज
in front of an end. ठीक है, ये फॉर्मूला याद तो रखना ही रखना है, साथ में इसकी वर्किंग भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वर्किंग इसलिए ध्यान में रखनी है जिससे कि अगर इससे कोई अलग कंडीशन आपको दिखता है या प्रॉब्लम में पूछा जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.01 है ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो केसेस बना के मैं दे रहा हूँ इसी से प्रॉब्लम आपको मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इससे अलग अगर मिल जाएगा, ठीक है, तो जैसे ये फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आपको वो प्रॉब्लम भी वर्कआउट करना पड़ेगा। क्लियर? यस यस सर। सर, ऑफ एन के बाद क्या लिखा है? इज इन फ्रंट ऑफ एन। इंड एक इंड के सामने है, ठीक है। जैसे ओके ये सर। बहुत बहुत लंबा वायर है, ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग, इधर में ये बहुत इनफाइनाइट तक गया है। हाँ, और ये जो पॉइंट है वो ये वाले इंड के सामने है, ये पॉइंट है हमारा यहाँ पे पी, ठीक है, एक इंड के सामने है डी सेपरेशन पे, ठीक है, ये पॉइंट। और Yes, यहाँ sir. पे हम लोगों को क्या जानना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर। मान लिया कि इस वायर पे जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, अब आपको बताया क्या गया कि आपको इस वायर में से एक छोटा सा टुकड़ा लेना होगा, ये नहीं बताया गया कि जब भी आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के करस्पॉन्डिंग फील्ड हाँ सर। एंड को जज करनी है तो यू हैव टू टेक एन एलिमेंटल पार्ट। एक ऐसा एलिमेंट आपको लेना है जिसकी इन्फ्लुएंस में कि आप फील्ड एट दैट प्लेस लिख सके। तो यहाँ से मान लो कि आपने वाई डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dy लेंथ का, ठीक है, Yes, sir. और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो सेपरेशन है इसको आपने क्या नाम दे दिया, r का नाम दे दिया भाई, दिस इज द सेपरेशन Yes. r। एंड एंगुलर पोजीशन को थीटा का मान लिया आपने कि एलिमेंट चोजन इज एट एन एंगुलर पोजीशन ऑफ थीटा विद द परपेंडिकुलर, और एंगुलर विड्थ था तूने डी थीटा की मान ली अपनी यहाँ पे। अब देखो, तो इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, हाँ सर। चार्ज पॉजिटिव होने पे अवे फ्रॉम द चार्ज होता है तो फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड अगर लिखना होगा तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, डी, ये लिखा जाएगा चार्ज ऑन द एलिमेंट। तो एलिमेंट पे चार्ज कैसे लिखोगे, यूनिट लेंथ पे चार्ज मालूम है तो dy लेंथ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dy लैम्डा इंटू डी। Why? डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड ये सेपरेशन क्या है इस एलिमेंट से यहाँ का, r, तो r का स्क्वायर, दिस विल बी द फील्ड। Yes, sir. कल का फॉर्मूला Yes, sir. बनाया था हम लोगों ने, वही फॉर्मूले sir. थे, ये फील्ड मिल गया। अब देखो कि जब ये पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो वहां पे हमको क्या मिल रहा था कि दोनों जो कंपोनेंट थे में से केवल एक कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा था, दूसरा वाला कैंसिल हो रहा था। अब Yes, sir. यहाँ पे जो है x और y दोनों कंपोनेंट में से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि इसके इधर साइड में कोई एलिमेंट नहीं है जो कि फील्ड का y कंपोनेंट को कैंसिल कर दे। तो यहाँ पे अगर हमको फील्ड जाननी है तो हमें क्या करना होगा, बोथ द कंपोनेंट शुड बी इंटीग्रेटेड, है ना। Yes, sir. तो पहले इसका x कंपोनेंट लिखते हैं भाई, तो dx क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू डी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये x कंपोनेंट हो जाएगा। Yes, sir. अब आओ जरा ये वाले ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल से y बाई आर को अगर लिखना है तो ये कॉस थीटा साइन थीटा लिखा जाएगा क्या y बाई आर को, हाँ सर। Yes, sir. और Yes, sir. y बाई डी लिखना है तो क्या लिखेंगे, y बाई डी Tan. कॉस थीटा। tan थीटा। tan theta. y की वैल्यू क्या हो जाएगी, d tan थीटा हो जाएगी। डी टेन थीटा।
तो डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिख दो क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। क्या ये रिप्लेसमेंट हमें मिल गया? नाउ आर का रिप्लेसमेंट Yes, sir. देखिए, तो आर का रिप्लेसमेंट क्या मिलता है, डी बाई आर, ये हमारा कॉस थीटा है ना? तो आर को यहाँ से क्या लिख सकते हो, डी बाई कॉस थीटा यानी कि डी सेक थीटा प्लस डी स्क्वायर। लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. ये दोनों रिप्लेसमेंट आर का और डी वाई का, ये दोनों रिप्लेसमेंट इस फॉर्मूले में करते हैं। तो डी ई एक्स की वैल्यू क्या बन गई, लैम्डा इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, बोलना सब लोग। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, ये sir. सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल किया, एक डी को इस डी से हटा दिया। अब ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा सिंपल सा बन गया, इंटीग्रेशन के काबिल हो गया। लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। नाउ वी हैव टू प्लेस द इंटीग्रेशन, क्या लिमिट है ना, इंटीग्रेशन की लिमिट। अब इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी बताना? Yes, इस पॉइंट के Zero. लिए 0। sir. और जो दूसरा Zero वाला select इंट, दूसरे वाले इंट के लिए 5/2, sir. 5/2। 5/2। सबको समझ में आ रहा है, किसी को डिफिकल्टी तो नहीं है? ये लिमिट जो बताई। सर π/2 कैसे? हाँ बिल्कुल, वो पूछा करो, ऐसे संकोच नहीं करने का। देखो अगर ये वायर इधर में बहुत लंबा है, ऊपर में जहां तक तुम्हारा हाथ जा रहा है वहां तक बढ़ाते जाओ, तो उसको जब यहाँ से मिलाओगे तो ये एंगल क्या बनेगा बेटा बताना, 90 बनेगा कि नहीं? हाँ सर। तो जब यहाँ से मिलाओगे तो इसी लाइन से तुमने ये रेफरेंस मान के थीटा दिखाया है, तो थीटा 0 होगा इस एंड के लिए। और दूसरे वाले एंड हाँ को सर। मिलाओगे तो बहुत लंबा है, तो ये पैरेलल ही तो जाएगा इसके, ये लाइन। तो दिस ओके एंगल सर। विल बी 90। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू π/2 ना? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. तो 0 टू सर ई डी वाई वाला बता दो कैसे आया, डी वाई इज और इक्वल्स टू डी सेक्स क्यू थीटा डी थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन मालूम है बेटा आपको? ओके सर। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, मालूम है? यस सर। हाँ वही लिखा है, ठीक है। ओके सर। अब इधर में देखो तो lambda 4 pi epsilon naught and d, these are the constant, it will come out of the integration sign। तो 4 pi epsilon naught d ये तो बाहर हो गया भाई। and cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus. अरे Sin थीटा। किसने माइनस बोला, किसने बोला माइनस? साइन थीटा होता है। तो साइन 91 साइन 00, तो x कंपोनेंट ऑफ द फील्ड पता होगा ही तुम्हें। x component of field will be lambda division में 4 pi epsilon naught d, this will be the x component। एक इंफॉर्मेशन बना, आगे बढ़ते हैं। अब इसका y कंपोनेंट बताओ, ये y डायरेक्शन ऊपर दिखाया है। एक मिनट, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। देख लो फिगर सब लोग ध्यान से, पहले फिगर देख लिया सबने ध्यान से? y डायरेक्शन Yes, ऊपर sir. की तरफ है, हाँ, और ये d इधर की तरफ है, ये वाला एंगल थीटा बोला है। हम पूछ रहे हैं किससे पूछूं, किससे पूछूं? आर्यन से। पहला नाम आर्यन बोलेगा, आर्यन बोलेगा। अभिमन्यु, बहुत सही, पूछते ही गायब। कोमल, वाई कंपोनेंट बता फील्ड का। कोमल, कोमल,
मनस्वी, y component of the field. पलक, ये सबों को आवाज नहीं मिल रही है क्या मेरी? हैं? आवाज सर तो आ आ रही रही है है। आवाज। आवाज आ सर आवाज आ रहा है सर। अच्छा, आ रही है। हाँ। चलो तो फिर ये लोग मूक दर्शक बने रहेंगे। हाँ, कौन बता सकता है वाई कंपोनेंट? चलो आप में से कोई भी बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ जी बोलो। बताओ, हाँ हर्ष बोलो, हर्ष। कौन सा सर? हर्ष कोरिया। अच्छा सर, सर वाई कंपोनेंट आएगा लैम्डा डी वाई साइन थीटा बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सर गलत है, माइनस भी आएगा। हाँ, अब जाके सही माइनस, हुआ। हाँ यस सर, सर। माइनस आएगा सर, बिल्कुल। हाँ माइनस साइन थीटा। हाँ, देखो इसका डी का इधर की तरफ का जो कंपोनेंट मिलेगा बच्चा, इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट मिलेगा, इट विल बी डी कॉस की जगह पे साइन थीटा ना। बट वाई यस सर। हाँ सर। वाई अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसका जब उधर की तरफ लिखोगे तो इट विल बी निगेटिव। यस सर। यस सर। डी ई वाई। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछे, मुंह छुपा के भागने से फायदा नहीं है ना, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुमको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग, दो लोग को पूछने पे चुपचाप धीरे से निकल लिए पतली गली पकड़ के, उनके लिए कह रहे हैं। माइनस ऑफ लेमडा इंटू डी वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज को ध्यान रखो, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे, बट जब मैं पूछूं तो हमें भी आंसर मिलना चाहिए, है ना। एक चीज तुमको यस एक बार में नहीं समझ में आती है, 5 बार पूछो, है ना। 5 बार पूछो, मैं बताऊंगा, लेकिन जब मैं पूछूं तो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो आवाज आनी चाहिए। चुपचाप धीरे से पतली गली से निकलो नहीं किनारे, है ना, क्योंकि वो तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा नहीं होने वाला उससे। समझ में आ रही है सबको कह रहा हूँ? यस सर। सर ये लास्ट वाला Yes. समझ नहीं यस आया। सर, यस सर। ये जैसे तुम्हारा ये फील्ड है इस डायरेक्शन में, कल भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है y, और तुम्हारा वेक्टर इस डायरेक्शन में है a, एंड विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस डायरेक्शन, तो तुमको लिखना है इस y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो y डायरेक्शन के साथ तुम्हारा एंगल ये 90 प्लस थीटा हो गया ना, तो इसका y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो लिखा जाएगा a cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, और एक cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए साइन थीटा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे यूज करी गई। या दूसरा तरीका इसका, और मतलब बहुत याद करने के व्यू से, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखने का, है। कॉन्सेप्ट पकड़ने में आपको थोड़ी सहूलियत है, या शुरू से आप इस चीज को लेके नहीं चले हो, तो आप ऐसे भी ध्यान में रखो, कोई सी भी वेक्टर का उसके साथ थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल के लिए कंपोनेंट आपको याद होगा, बार बार लिखते रहे होंगे, कि जिसके सर, साथ यहाँ से angle होता है उसका कॉस लिख देते हो, उसके cos परपेंडिकुलर वाले को साइन लिख देते हो, sin। ऐसा। यस सर। बट फिजिक्स में चीजें याद करने की नहीं होती, फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है ना, कि क्या क्यों लिखा जा रहा है, कोई चीज लिखी जा रही है तो आखिर क्यों लिखी जा रही है। यू शुड बी एनालिटिकल, है ना। जितना आप एनालिटिकल बनोगे तो उतना ही जो है आपका कॉन्सेप्ट बेटर बनेगा, और उतनी ही जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल भी आपकी बेटर आती जाएगी। और अगर आप चीजों को याद करके आगे बढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि अगर सेम टाइप का सिचुएशन मिलेगी तो यू कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, बट सिचुएशन बदलेगी, देन वहां पे आपको डिफिकल्टी होगी। तो याद करना
बेसिक फॉर्मूले याद करना, ये आपको रिक्वायर्ड है फिजिक्स में। उसके अलावा कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि इधर की तरफ, इसके अकॉर्डिंग इधर की तरफ इसका ए साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसके उल्टे दिशा में लिखना होगा, तो किसी भी वेक्टर का उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो उसके बराबर ही होता है, निगेटिव होता है। तो इधर ए साइन थीटा है तो इधर में माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अभी जिसने बोला कि नहीं समझ में आया था, ओके। अब नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, और इंटीग्रेट करना है तो फिर से वही जो है dy के लिए ये रिप्लेसमेंट और r के लिए ये रिप्लेसमेंट, हाँ सर। यहाँ पे भी वो रिप्लेसमेंट हम रखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लेमडा इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो गया आर की यस वैल्यू सर। और डी वाई की हाँ सर। वैल्यू, डी ये सेक स्क्वायर और एक पावर डी वाला इधर से हटा लिया। नाउ डीई की वैल्यू क्या हो गई, डीई वाई की वैल्यू हमको मिल गई थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में, माइनस ऑफ लेमडा माइनस लैम्डा डी थीटा sin theta d डिवाइडेड 4 बाय by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। डी। नाउ अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट इट, लिमिट क्या लगाएंगे, फिर से वही आर्यन बोलेगा। आर्यन अब तो बोल देना बेटा, गलत हो सही हो घबराओ नहीं, बोल के जाओ। आर्यन, आर्यन, आर्यन अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो। अनन्या, लिमिट क्या लगाएंगे भाई, अनन्या। अंजू, कौन बोलेगा लिमिट? सर हम बोले बोलो। सर 0 से π/2 तक इसमें भी वही है। तो लिमिट तो वही रहेगी ना भाई, वायर थोड़ी बदला, वायर तो बदला हाँ नहीं, सर। एंगल भी वही है, थीटा ही है, तो लिमिट भी वही रहेगी। तो 0 से π/2 जो पिछली लिमिट थी वही लिमिट यहाँ भी रहेगी पूरे पूरे वायर लेंथ के लिए। तुमको इंटीग्रेट करना था 0 to EY। माइनस ऑफ लेमडा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा। लिमिट 0 to π/2, ठीक है। जब अपर लिमिट रखोगे तो cos 90 0 होता है और लोअर 0 लिमिट होता है, 1 हो जाएगा। माइनस माइनस 1 होता है। हाँ, तो प्लस का 1 हो लैम्डा जाएगा, ये माइनस देनी पड़ेगा। माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। हाँ ठीक है। अब तुम देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया क्या है भाई, कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा है, इस इंड के सामने का पॉइंट है, तो एक जो कंपोनेंट है इधर वाला EX, वो भी तुमको मिला लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और इधर वाला अवे डायरेक्शन वाला, दोनों अवे डायरेक्शन है। देखो ये भी वायर से दूर वाला भी है डायरेक्शन, और ये भी वायर से दूर ही है, ठीक है। Yes. एक तो पैरेलल टू द वायर कंपोनेंट है वाई वाला, और परपेंडिकुलर टू द वायर कंपोनेंट, बोथ आर अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है ना। Yes. एंड इट इज अगेन, ये भी जो है हमारा कितना है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी का है। बोथ आर द ऑफ सेम। सर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? सर √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। हाँ, आई माइनस जे, ठीक है ना। ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, एंड मैग्नीट्यूड विल बी √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 4 by पाई epsilon naught d। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, दिस शुड आल्सो बी रिमेम्बर्ड, है ना। ये सब कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं जिसके केसेस आपको फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखोगे तो आप प्रॉब्लम वर्किंग आसानी से कर सकोगे, ठीक है ना। यस
क्लियर है? अब देखो हाँ कैसे सर। इस अप्लाई कैसे करेंगे, हाँ। है ना? जैसे अब इसका एप्लीकेशन तुमको पूछ दिया, ये एप्लीकेशन इसका आ गया कि अब बताना भाई एप्लीकेशन है। जैसे मान लो कि तुमको बोल दिया क्या कि ऐसे हमारा एक बहुत लंबा सा वायर है ना, एक बहुत सा लंबा सा वायर है और इसको यू शेप में ऐसे बेंड कर दिया गया, वेरी लॉन्ग वायर यू शेप में बेंड है, और इधर वाला जो पोर्शन है ये रेडियस इसका आर का है, ठीक है, हाफ सर्किल ये बन रहा है, ठीक है, ये नीचे में हाफ सर्किल है। अब आपसे पूछा कि अगर इस वायर को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का आपने दे रखा है तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, दिस सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। अब जरा इसको समझिए, अगर आपको ये फॉर्मूले मालूम है तो देखिए इस वायर के कारण एक फील्ड होगा जिसका इधर की तरफ कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, ये दोनों बराबर होंगे, हाँ सर। और इस Yes, sir. टोटल वाले वायर के कारण एक फील्ड इधर होगा और एक फील्ड और इधर एक होगा, नीचे ही दोनों होगा। बराबर होंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यस सर। यस सर। कंपोनेंट कट जाएगा, वाई कंपोनेंट ऐड अप होगा। हाँ, तो इन दोनों के कारण जो ये वाई कंपोनेंट तुमको मिला वो कितना मिला, 2h ऑफ लैम्डा डिवीजन 2 lambda upon 4 pi epsilon naught d। Not D. आर मिला, आर हाँ मिला सर। ना? Yes sir. ये किसके कारण है, ये वायर नंबर 1 और वायर नंबर वायर। 2। अब अभी तो ये छूटा है ना, अब जरा इसको भी देख लो। Yes, सेमी sir. सर्कल का निकालेंगे। हाँ, तो सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला तुमको बताए रखा है, सर lambda by 2 pi लैम्डा epsilon naught r। साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई 2 pi epsilon naught r। साइन 91 होता है, तो ये क्या हो गया, लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द रिंग, इधर की तरफ। हाँ तो सर। ये फील्ड और ये दोनों का सम देखो, ये दोनों का Zero। सम और ये बराबर, तो सब मिला के पूछा है यहाँ पे सेंटर पे फील्ड कितना होगा, तो क्या मिल गया तुम्हें जीरो। आंसर? Zero. हाँ, जीरो। कट तो जाएंगे। अगर सेंटर पे तुमको फील्ड पूछा तो इट विल बी 0। क्लियर? Yes sir. ऐसे। और मान लो कि ये थोड़ा सा बदल देते हैं, ये मान लो कि ये क्वार्टर सर्कल हो गया, ऐसे बेंड कर दिया वायर को, वेरी लॉन्ग वायर है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये जो सेंटर है इसका, मान लो कि आर रेडियस का ये क्वार्टर सर्कल होना है, यहाँ पे सेंटर जो है वो ओ पॉइंट पे तुमको फील्ड चाहिए। तो अब देखो जरा, इस वाले वायर के कारण जो फील्ड है वो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, होगा कि नहीं, और इस वाले वायर के कारण इधर की तरफ होगा और इधर की तरफ, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 के कारण फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। हाँ सर। Yes sir. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फील्ड होगी दैट विल बी ओनली ड्यू टू दिस क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर के कारण हाँ सर। होगा, और क्वार्टर के कारण इधर की तरफ फील्ड हो जाएगी, ईओ Yes sir. कितनी pi होगी, by कितनी होगी भाई, sir lambda sin pi by 4 upon 2 pi epsilon naught r। लैम्डा साइन पाई बाई 4 है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई सर एप्सिलॉन pi नॉट, by 4। हाँ पाई बाई 4, ठीक है। तो दिस विल बिकम लैम्डा डिवीजन में 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस विल बी द फील्ड एट दिस लोकेशन, यहाँ पे इस केस में समझ में आ रहा। तो ऐसे अगर ये फॉर्मूला तुम्हें मालूम है तो आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ना करके डायरेक्टली यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड आंसर इट, है ना, क्लियर, Yes sir. समझ में आई बात है? यस सर। हाँ सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहले मैंने क्या देखा, केवल इस वायर और इस वायर, ये दोनों वायर को देख रहे हैं, इस वायर के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा उसका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, इधर की तरफ आएगा ये फॉर्मूले से, और इस वाले वायर के कारण इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, इधर की तरफ आएगा, और दोनों से बराबर बराबर भी होगा, तो ये वाला इसको कैंसिल कर गया, ये वाला इसको कैंसिल कर गया, तो ये वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 का फील्ड तो कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे फील्ड जो होगा वो केवल इस क्वार्टर पार्ट के कारण होगा, और किसी
इस सेक्टर की वजह से उसके सेंटर पे फील्ड लिखने का अभी फॉर्मूला आपने बनाया ना कल का, इस सेक्टर पे जो फील्ड होता है वो लिखा जाता है कितना, ई डी इक्वल्स टू लैम्डा साइन थीटा बाई 2, जहाँ पे थीटा क्या होता है, सेक्टर के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है ना। यस तो यहाँ Yes, पे sir. थीटा क्या होगा, अगर ये क्वार्टर है तो ये 90 डिग्री है ना थीटा, तो थीटा यस सर की जगह पे 90 रख दिया तो ये पाई बाई 4 हो गया, तो साइन लैम्डा साइन पाई बाई 4 डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यस सर समझ में आ गई बात, यस सर क्लियर है सबको। यस Yes. यस सर। तो ये तुमको मिला तरीका कि कैसे हमको जो है वो फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन का। एक डिस्ट्रीब्यूशन का और बनाते हैं, है ना। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of a hemispherical uniformly charged hemispherical pen, uniformly visible. ये मान लो कि तुम्हारा एक हेमिस्फेरिकल सरफेस हो गया, ये इसका सेंटर है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी Lambda. सिग्मा। मान लिया कि सिग्मा है, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। लैम्डा जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया था वो चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी। हाँ, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, और हम जानना चाहते हैं कि इसके सेंटर पे ये पॉइंट, वहां पे फील्ड क्या होगी। तो इस हेमिस्फीयर का ये जो है एक्सिस देखिए, और इस पे एक रिंग लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लो कि ऐसे रिंग इस पे से कट करा हमने इसके सरफेस पे से, जो कि सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो डी थीटा का बना रहा है ये रिंग। और इस हेमिस्फीयर का रेडियस आर कह दिया। अच्छा, तो अगर हमको इस रिंग पे 4 लिखना है भाई, तो इस रिंग की जो ये वाली सरफेस एरिया है, इस एरिया को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो उसमें चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा चार्ज पे। यस सर यस सर। सर एक बार ये रिपीट कर दो, क्या Yes, बोले? Yes, sir. Repeat कर दो एक बार. ये बोला गया कि मान लो कि ये सरफेस है जिसके लिए चार्ज पर यूनिट एरिया ये सिग्मा है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा ये अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इसकी एरिया एरिया इंटू सिग्मा। सिग्मा इंटू एरिया कर दोगे तो मिल जाएगा ना। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि इसके सरफेस के लिए पर यूनिट ऑफ एरिया चार्ज आपने सिग्मा बोला है, तो ये जो रिंग लिया है, इस रिंग का ये जो सरफेस बन रहा है, इस सरफेस की एरिया से अगर सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर चार्ज हो जाएगा। हाँ Yes, sir. हाँ सर चार्ज ऑन रिंग,
ये मान लो कि तूने DQ का नाम दिया है, तो DQ क्या हो जाएगा भाई? ये सिग्मा। अब देखो, इस रिंग की एरिया तुमको लिखनी है ना? तो ये रिंग का पेरीमीटर कितना है? ये अगर स्मॉल r लिख रहे हो तो रिंग का पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r, और 2 उसमें पाई स्मॉल r। ये लेंथ कितना होगा? r d थीटा होगा कि नहीं? r के बराबर Yes, sir. रेडियस एंगल, हाँ सर होगा। तो 2 पाई r इंटू r d थीटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दें इसकी एरिया। हाँ सर। बोलना भाई, एरिया समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, फिर दूसरा कुछ पता है तरीका। एक और बार समझा दीजिए। ठीक है। क्या करो कि इस रिंग को यहाँ से काट दो, ऐसे खींच के लंबा कर दो। तो ऐसे खींच के लंबा करोगे तो ऐसे एक रेक्टेंगल बन जाएगा भाई। Yes, sir. उस रेक्टेंगल की Yes. लंबाई कितनी होगी? वो आपकी रिंग की पेरीमीटर के बराबर हो जाएगी, 2 पाई स्मॉल Yes, r। sir. और उस रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? जो इस रिंग का ये विड्थ है उसी के बराबर हो जाएगा, जो कि r d थीटा होगा। Yes, sir. तो रेक्टेंगल की एरिया क्या लिखते हो? Yes, लेंथ sir. इंटू विड्थ। तो ये एरिया तुमको अगर लिखना है ये वाली, तो ये एरिया 2 पाई r इंटू r d थीटा लिखा जा सकता है। अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये क्या? हाँ, अच्छा। अब ये जरा देखो, ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से स्मॉल r को तुमको लिखना है, तो ये कैपिटल R साइन थीटा लिख सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. स्मॉल हाँ r सर। छोड़ दे दो। तो DQ की तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू r साइन थीटा इंटू r d थीटा, दिस विल बी द DQ। तो सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये तुमको DQ मिल गया। रिंग के एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे फील्ड लिखना तुमको आता है ना? एक्सिस ऑफ द रिंग पे पॉइंट हो तो फील्ड लिखने का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था। क्या था फॉर्मूला? QX डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये 3/2। Yes, तो sir. इस रिंग के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, Yes, sir. और ये Q की जगह पे हम इतना लिखेंगे। x क्या है? सेंटर ऑफ द रिंग से उस पॉइंट की दूरी होती है, तो ये कितना होगा? r cos थीटा होगा x की जगह पे। अगर इसी फॉर्मूले में Q की जगह पे ये वैल्यू रख दें और x की जगह पे r cos थीटा रख दें, तो इस रिंग के कारण यहाँ पे फील्ड मिल जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. तो वो फील्ड को लिखिए, DE जो फील्ड होगा वो लिखा जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, Q की जगह पे, x की जगह पे r cos थीटा डिवाइडेड बाई, ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस इसका रेडियस कितना है? r स्क्वायर cos साइन प्लस स्क्वायर r स्क्वायर cos प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। यहाँ पे r क्या होता है? रिंग का रेडियस। तो यहाँ पे रिंग का रेडियस कितना है? स्मॉल r। ठीक है Yes, क्या? sir. बोलो हाँ भाई। सर। हाँ सर। r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर r मिल जाएगा, नीचे में r क्यूब हो जाएगा। r क्यूब हो जाएगा नीचे। तो नीचे का r क्यूब, ये ऊपर का r क्यूब कट जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो D के लिए इंफॉर्मेशन क्या बन गया? ये देखिए, सिग्मा इंटू ऊपर का ये r क्यूब और ये r क्यूब कट गया, ये पाई से पाई कट गया, सिग्मा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवीजन में
4 एप्सिलॉन नॉट। मिला क्या? थीटा हो गया ऊपर में, हाँ सर। लैम्डा टाइम सिग्मा टाइम्स sin 2 थीटा d थीटा बाय 4 पाई। अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट। या y कंपोनेंट पहले लिख लो फिर इंटीग्रेट करो, जिससे कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये भी पता हो जाए। तो इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इतना ही नेगेटिव का हो जाएगा, सिग्मा sin 2 थीटा d थीटा डिवीजन में 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना। y ऊपर डायरेक्शन दिखाया है, ये नीचे था इसलिए माइनस लगा दिया, होगा ना। यस सर। यस अब इसको इंटीग्रेट करना है। अगर हम जो है रिंग यहाँ लेते हैं तो उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। 0। और रिंग 0। अगर यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगी थीटा की वैल्यू, यहाँ के लिए रिंग लेंगे तो इस पाई बाय पेरीफेरी 2। पे पाई बाई 2। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके π/2 कर देंगे तो पूरा ये हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा। यस हाँ यस सर। माइनस π/2 से π/2। 0 से π/2, माइनस π/2 नहीं बेटा, यहाँ के लिए रिंग लोगे तो उसके लिए 0, है ना। एंगल इसी लाइन यहीं से तो मिलाओगे इसको तो 0 हो जाएगा। और जब रिंग तुम यहाँ से लोगे तो इसको मिलाओगे तो ये एंगल कितना है, π/2। तो 0 से π/2 π/2। पूरा का पूरा ये हेमिस्फीयर कवर्ड। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक की, 0 से π/2 0 की। से π/2। 0 to π/2 लिमिट हो गई, और 0 to x ये फील्ड हो गया ई वाई। तो ई वाई माइनस का सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos 2 थीटा और बाय 2। माइनस माइनस का cos 2 थीटा बाई 2, है ना। और लिमिट है इसकी 0 से π/2। अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई, तो ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा प्लस का। और लोअर लिमिट रखेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 ये 1 आ जाएगा पूरा लिमिट के प्लेसमेंट के साथ। हाँ जी बोलिए, हाँ सर। कोई यस क्वेरी सर। किसी। नो सर। नो सर। नो सर। तो ये माइनस का सिग्मा डिवीजन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस का सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। तो किसी हेमिस्फेरिकल सेल जिसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है, उसकी वजह से उसके सेंटर पे जो फील्ड होगा वो हेमिस्फीयर से दूर की तरफ होगा और सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। दिस विल बी द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना। यस सर। यस। यस अच्छा एक फॉर्मूला और बना ले। यस यस सर। क्वेश्चन के रूप में दे दें इसको फॉर्मूला की जगह पे, या हम ही खुद ही बना देते हैं। तो थोड़ा सा नोट करने को बचा है ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल, नोट करिए। कहाँ तक करूँ बेटा? बस से इतना ही कर। नोट कर लेना तो बोलना अभी। डन सर। यस सर।
इलेक्ट्रिक फील्ड at the axis of a uniformly charged disk। एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये मान लो कि डिस्क हो गई तुम्हारी, R is the radius of this disk, और इसको चार्ज दिया गया इस तरीके की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा का है। और इसके एक्सिस पे ये तुमने पॉइंट लिया, ये पॉइंट P है, विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट है तुम्हारा, वहां पे तुमको क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ठीक है, तो अब आप देखो, तो आपको रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे फील्ड लिखने का फॉर्मूला मिल चुका है ना। यस सर। जैसे अगर ऐसे रिंग काटोगे, ऐसे रिंग अगर काट लिया जाए तो इस रिंग के कारण हम फील्ड लिख लेंगे वहां पे। हाँ सर लिखूंगा। ये मान लो कि R रेडियस का dr बिट का हमने रिंग लिया, तो इस रिंग पे चार्ज कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। आप में से जो लोग भी बताना चाहें, प्लीज रेज देयर हैंड। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द रिंग? जो लोग भी बताना चाहते हैं, प्लीज रेज देयर हैंड। ये रिंग है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहा गया, उससे चार्ज कितना होगा? प्लीज अपने हाथ उठाइए, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। मात्र 3 लोग हैं, 4 सर एक बार और डायग्राम दिखा दीजिए बस। 7। ये डायग्राम फिर से देख लीजिए सर। हाँ जी सर थोड़ा बीच में डिसजॉइंट हो गया सर, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कीजिए सर। ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो डिस्क है, ये डिस्क है जिसके लिए यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा का दिया गया। अगर इस डिस्क में से हम ये रिंग काट के निकाल रहे हैं जिसका रेडियस R का है और जिसकी चौड़ाई dr की है, तो उस रिंग पे चार्ज कितना होगा, ये हमको जानना है। तो इसमें 7 लोगों के हाथ उठे हुए हैं, 8 हो गया। आशुतोष तुम ही बताओ, हाथ उठाया तुम बताओ। यस सर। सर Q बाय क्यू कहाँ से आ गया इसमें? सिग्मा सर, सिग्मा सॉरी सर, सिग्मा सिग्मा बाय 2 पाई r d थीटा। बाई क्यों? बाई क्यों? बाई क्यों? क्या सर? डिवीजन में क्यों जा रहा है 2 पाई r? डिवाइड क्यों कर रहा है? गणेश, गणेश बोलो। सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी थीटा। डी आर ना, डी थीटा क्यों? डी आर ना, ठीक है। ये यूनिट एरिया पे चार्ज इतना है, तो उसमें ये तुम ये जो रिंग बनाए हो, इस रिंग की एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा ना। तो इस रिंग की एरिया कितनी हाँ होगी? मिल जाएगा सर। 2 पाई r इंटू डी आर। इसकी एरिया 2 पाई r dr। हाँ, तो सिग्मा में 2 पाई r dr मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई r dr, ये इस पे चार्ज हो गया। ठीक है, और रिंग के एक्सिस पे फील्ड लिखने का फॉर्मूले में क्यू की जगह पे इतना वैल्यू रख दोगे, तो रिंग के एक्सिस पे हाँ फील्ड को फॉर्मूला बनाया गया था हम लोगों ने, QX QX बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 पावर। ये फॉर्मूला हमारा था।
तो यहाँ पे Yes. रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ही है, क्यू की जगह पे X क्या है। है, हाँ, तो ये वैल्यू रख दिया जाए तो फील्ड मिल जाएगी डी, Yes, sir. ये सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू एक्स की जगह पे एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पे स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा फील्ड हो गया। अब नाउ हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ना। इंटीग्रेशन ऐसे करना होता है जिससे पूरा डिस्क कवर हो जाए। तो अगर यहाँ पे Yes. हम रिंग लेंगे तो उसका रेडियस कितना होगा, 0 से लेके R तक होगा सर। हाँ 0, और इस पेरीफेरी पे रिंग बनाएंगे तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। Capital R. तो इसको हम लोग 0 Capital से R. कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। तो इंटीग्रेट इट हाँ फ्रॉम सर। 0 कैपिटल आर, 0 टू ई। लिमिट क्लियर है ना सबको? Yes sir. चलो, ये 2 पाई से ये काट के 2 कर देता हूँ तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, और ऊपर में देखो न्यूमरेटर में एक्स भी बाहर हो गया, और इधर में क्या हो गया, आर डी आर डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, 0 से आर। लिख सकोगे क्या? हाँ सर। अब इसको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं कि टी स्क्वायर है। यस सर। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ध्यान में होगा क्या कि जो वेरिएबल है जिसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करना होता है वो भी मॉडिफाई होता है, और जो लिमिट है उसी सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होता है। तो 2r dr क्या हो जाएगा, 2t dt, dt। यस सर, dt से। यानी कि r dr के लिए हमको मिल गया कि t dt लिखना है, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी अब, सर r की जगह पे 0 रख देंगे यहाँ पे, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी x, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, r की जगह पे कैपिटल R रख देंगे इसमें, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगी कि नहीं। सर सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड नहीं आता है इंटीग्रेशन का। Yes, अच्छा, sir. अभी नहीं आता। कोई बात बताया ही नहीं गया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बताया गया तो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जब आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो वहां पे तरीका ये है कि जो भी सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे तो उसी सब्स्टिट्यूशन के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल जिसके करस्पॉन्डिंग आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसको भी मॉडिफाई करना होता है। तो पहले इंटीग्रेशन आपका आर वेरिएबल में था, अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर में रिप्लेस करना है, तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी फंक्शन टी का डालना है dt के टर्म में। तो इसी फंक्शन से हम जो है टी को भी मॉडिफाई करेंगे आर के करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट, एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है वो तो बदलेगा नहीं, वो पॉइंट नहीं बदल रहा है ना, तो पॉइंट इज द फिक्स। आपने रेडियस ऑफ द रिंग बदला है ना केवल, तो पॉइंट तो बदलेगा नहीं, तो दूरी सेंटर ऑफ द रिंग से तो बदलेगा नहीं उस पॉइंट का, चाहे रिंग का रेडियस 0 हो चाहे कैपिटल आर हो, सेंटर ऑफ द रिंग से उस पॉइंट पी का सेपरेशन तो एक्स ही रहना है ना। Yes, sir. दैट इज ए कांस्टेंट। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2r dr हो जाएगा लेफ्ट साइड, Yes, sir. और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2t dt हो जाएगा, यानी कि r dr की जगह पे हमको क्या लिखना है, t dt लिखना है। और लोअर लिमिट हमारी r की 0 थी, तो r की जगह यहाँ पे 0 लिख देंगे तो t की लोअर लिमिट मिल जाएगी, तो t की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, x। यस सर। Yes. अपर लिमिट r की कैपिटल R थी, तो कैपिटल R रख देंगे r की जगह पे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. यानी कि ये फील्ड लिखने का जो हमारा फॉर्मूला बना वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स लिमिट 0 से एक्स से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर डी आर की जगह पे टी डी टी रख दिया, और इसने की जगह पे टी स्क्वायर रख देंगे तो नीचे में टी क्यूब बन जाएगा। क्यूब हो जाएगा। यस सर। तो एक के पावर यहाँ से हट जाएगा, टी पे पावर -2 का इंटीग्रेशन तो सबको मालूम होगा। यस सर। -1/t। ये बन गया फाइनल रिजल्ट। यस सर। तो ये Yes, sir. आपका फिल हो गया। इस डिस्क के एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे फील्ड। अब मान लो तुमसे कोई पूछ देता है, ये फार्मूला तुमको याद है, कोई पूछ दिया कि सेंटर ऑफ द डिस्क पे फील्ड कितना होगा, तो कितना बताओगे? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ द डिस्क पे फील्ड कोई पूछा तो इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं, वो कुछ चीजें क्लियर हुई, कुछ चीजों को बनी दिमाग में, कैसे कैसे करना है। Yes, sir. यस सर। Yes, लिमिट को sir. भी समझना है, फंक्शन भी बनाना है, इंटीग्रेट भी करना है। ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। चलो, बहुत बढ़िया, नो सर। बहुत अच्छी बात है। नोट कर लिया? नो सर। हाँ अभी- सर। कर लो कर लो। अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर ये सारे रिजल्ट याद करने हैं। याद रहेगा बेटा तो आपको सुविधा होगी प्रॉब्लम्स करने में, है ना? फाइनल रिजल्ट जो बन रहे हैं वो आप याद रखो, ठीक है ना, एज ए फॉर्मूला। और कैसे 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 सिचुएशन में किस तरीके से वर्किंग करी जा रही है वो भी ध्यान में रखो, जिससे कि वैसे तो इससे अलग कोई फॉर्मूला आपको प्रॉब्लम मिलेगा नहीं, ठीक है ना, इसी से मिला जुला के सब बन जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन अगर कहीं मिल जाता है, ठीक है, रेयर है बट मिल जाए, तो आपको क्या करना है, ये तरीका मालूम रहेगा तो आप उसका फॉर्मूला बना लोगे उस केस के लिए, ठीक है ना? बट मोस्टली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके बन जाएंगे, इसी इतने फॉर्मूले जो बनवा दिए हमने आपको अलग अलग केसेस के। सर प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्पीड नहीं बन रही। वो धीरे धीरे आती है बच्चा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करोगे, है ना, तब जाके स्पीड बनेगी। स्पीड के लिए बाधक मत हो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, है ना? स्पीड ओके सर। नहीं, स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंस है। जितना आप सही से सही बनाओ, ठीक है, स्पीड धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे तुम्हारी चीजें और आगे बढ़ती जाएंगी तो स्पीड अपने आप आने लगेगी। लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी तो वो फिर जो है बाद में भी नहीं आएगी, है ना? जल्दीबाजी में गलत नहीं करने का, मेन चीज ये रखना ध्यान में, ठीक है? 10 प्रॉब्लम आपने आए, 10 में से 5 कर रहे हैं, वो सही करिए, ठीक है? यस सर।
Yes, sir. चलो, डिस्टर्ब नहीं हुआ, आगे लाइट। तो मेन फोकस हमको किस पे रखना है? अपने प्रॉब्लम की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। जितना प्रॉब्लम करें वो इसी तरीके से बनना चाहिए। नहीं बन रहा है उसके कॉन्सेप्ट को एक बार, दो बार, तीन बार समझो, नहीं समझ में आता है उसको मेरे से डिस्कस करो, ठीक है ना? यस सर। यस सर। डिस्कशन में किसी तरीके का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए मन में। इलेक्ट्रिक सर लाइन, सर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्राफ, सर वो बच्चा वैसा है। ये क्या बता रहे हैं, क्या क्या लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं? सर लाइन से मतलब ग्राफ। वही ग्राफ ही, यस ये ग्राफ ही है, लाइन माने ग्राफ, ठीक है। इलेक्ट और कोई भी चीज के लिए परेशान मत हो कि ये चीज छूट गया। तुम्हारे काम की कोई चीज छूटेगी नहीं, समझे ना? हर चीज बताएंगे, ठीक है, यस सर। और उसमें प्रॉब्लम भी कराएंगे। हो सकता है तुम्हारे बुकलेट में कोई सीक्वेंस इधर से उधर हो जाए, हाँ, इसमें फ्लो अच्छा मिलेगा, उस वाले सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। बुक में हो सकता है कि वो सीक्वेंस कहीं कहीं पे, हमेशा नहीं, कहीं कहीं पे सीक्वेंस थोड़ा, कुछ चीज वो पहले लिख बता दिया होगा, हम थोड़ा बाद में बताएंगे। कुछ में क्या होगा, हम पहले बता देंगे, वो बाद में बताएगा, पर छूटेगा नहीं, है ना? सीक्वेंस थोड़ा आगे यस पीछे है, सीक्वेंस के लिए परेशान नहीं होने का है, हमको चीजों को समझना है कि क्या है। सीक्वेंस तो कोई मैटर नहीं रखता। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बातें करने जा रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई चीज का अगर पिक्चर आपको दिखाया जाए तो वो चीज जो है आपके दिमाग में जो है वो ज्यादा देर तक बनी रहती है एज कंपेरिजन टू अगर आप उसको कोई फंक्शन के रूप में कोई रिप्रेजेंटेशन किए हैं, है ना? तो वो पिक्चर जो है की ड्यूरेबिलिटी जो है वो दिमाग में ज्यादा रहती है, हाँ, क्लियरिटी भी आती है क्योंकि वो विजुअलाइज होता है ना? तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के दौरान हमको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। क्या है वो पॉइंट्स, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी, ठीक है? अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज ही केवल है, निगेटिव नहीं है, तो वहां से जो ओरिजिनेट होने वाली फील्ड लाइन है दैट इज गोइंग टू बी रन अप टू इंफिनिटी, ठीक है? और कहीं पे केवल निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव उसके आसपास में नहीं है, तो सारी की सारी लाइंस को वहीं पे कन्वर्ज होते हुए दिखाएंगे, कहीं से डाइवर्ज होते हुए नहीं दिखाएंगे। क्लियर? पहला यस पॉइंट, यस। Yes, sir. Yes, इलेक्ट्रिक sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन always originate from positive charge and terminate at negative charge। अब पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हुए दिखाना है, नेगेटिव चार्ज पे उनको खत्म होते हुए दिखाना है, टर्मिनेट होते हुए दिखाना है, ठीक है? और दूसरी चीज कि कहीं से जो ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फील्ड लाइंस है उनकी जो संख्या है वो वहां पे जो चार्ज रखा गया है उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है ना? यस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originating are terminating at a point should be
proportional to charge placed at that point. ठीक है ना? जैसे अब ये क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, वो क्यू है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमको फील्ड लाइंस को ऐसे ओरिजिनेट होते हुए दिखाना है। ठीक है, ऐसे फील्ड लाइंस को हमको दिखाना है यहाँ पे, ऐसे बाहर की तरफ फील्ड लाइंस के डायरेक्शन हमको दिखाना है। और मान लो कि ये यहाँ पे माइनस का चार्ज है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस को हमको टर्मिनेट होते हुए दिखाना है, ऐसे, है ना, ऐसे दिखाना है फील्ड लाइन को। 4 2 6, 2 3 2 4 7, इसमें 7 दिखाया तो इसमें भी 7 दिखा दो, क्योंकि क्यू क्यू भी दिखाया। ठीक है, ऐसे हमको दिखाना है। ठीक है, थोड़ा इक्वी स्पेस बना लेना इसको। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब मान लो कि कहीं पे यहाँ पे चार्ज Q1 दिखाया गया और यहाँ पे चार्ज Q2 दिखाया गया। ठीक है, और फील्ड लाइन आपको कुछ ऐसे दिखाई है कि यहाँ से एक फील्ड लाइन आई, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गई, एक फील्ड लाइन यहाँ से निकली भाई और यहाँ पे जाकर के ऐसे टर्मिनेट हो गई, एक फील्ड लाइन यहाँ से निकली ऐसे और यहाँ पे जाके ऐसे टर्मिनेट हो गई, यहाँ से फील्ड लाइन को ऐसे निकलते हुए दिखाया, यहाँ पे टर्मिनेशन दिखा दिया। ऐसे मान लो कि फील्ड का रिप्रेजेंटेशन तुमको दिखाया जा रहा है। इधर से फील्ड निकला ऐसे गया, इधर से फील्ड निकला ऐसे गया, ये फील्ड ऐसे 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 और यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, ऐसे मान लो कि फील्ड दिखा दिया। ठीक है, कहीं पे मान लो कि इस तरीके का ग्राफ बनाया है और तुमसे पूछा कि बताना भाई कि Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा। तो तुमको ये पॉइंट मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव से टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए दिखाया फील्ड लाइन को और यहाँ पे टर्मिनेट होते हुए दिखाया। तो पहला तो इंफॉर्मेशन हो गया कि ये रेशियो क्या होगा, निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव है Q1 और Q2 निगेटिव है, तो ये रेशियो निगेटिव होगा। पहली जानकारी हो गई, बोलो। यस सर। वो देख, यहाँ से जो लाइन निकलते हुए तुमने दिखाया है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है। हाँ, और यहाँ पे टर्मिनेट होते हुए कितना दिखाया, 3 3 6 2 8। तो ये 10/8, 10/8, यानी कि माइनस का 5/4 होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, तो इट विल बी माइनस का 5/4। Q1 विल बी पॉजिटिव एंड Q2 विल बी निगेटिव। क्लियर? समझ में आ रही बात? यस ये सर। हो गया पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होंगी, और जितनी लाइन निकल रही है, जितनी लाइन वहां पे जाके खत्म हो रही है, उनकी जो संख्या है वो वहां पे रखे गए चार्ज के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे चार्ज बड़ा है वहां से ज्यादा लाइन को दिखाना है और जहाँ पे कम है वहां से कम लाइन दिखाना है। ठीक है क्या? यस सर। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन represent the direction of electric field at that place. ठीक है,
जैसे मान लो कि कहीं पे इस तरीके से तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई गई, मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुमको कहीं दिखाई गई है, मान लो, ठीक है ना, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आपसे पूछता है कि बताना बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसे तुम टेंजेंट खींच दोगे, ये यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींच दोगे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. जो भी टेंजेंट का Yes. डायरेक्शन होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो किसी भी प्लेस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और इसी से एक चीज और बनती है कि कभी भी आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे काटते हुए नहीं दिखाना चाहिए, है ना, कहीं पे ऐसे लाइन नहीं बनना चाहिए हाँ सर। एक दूसरे को काट दे। ठीक है, अगर काट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो दो डायरेक्शन हो जाएंगे ना, एक ये भी टेंजेंट हो जाएगा और हाँ एक सर। टेंजेंट ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो दो दो टेंजेंट यानी कि दो डायरेक्शन हो गया। किसी भी पोजीशन पे जो भी डायरेक्शन होगी फील्ड की वो तो यूनिक होगी ना, एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हाँ होगा। सर। तो Yes, sir. यस सर। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिखाना है, अगर कहीं दिखाया गया है तो वो गलत है। हाँ, ठीक है, Yes, sir. इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के करीब हो सकती हैं लेकिन जैसे ही सटने की पोजीशन आएगी पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन दिखाया गलत हो गया, वो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वो ये है कि जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन है यानी कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया should be proportional to field strength at that place. Density of electric field line should be proportional to strength at that place. ठीक है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब कि अगर कहीं पे फील्ड लाइन करीब करीब दिखाई गई है तो वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू जहां पे दूर दूर दिखाएंगे। ठीक है, जैसे इसी फिगर में तुमको कोई अगर पूछता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो A ए के point. पॉइंट के A करीब पे point. जो है फील्ड लाइन A करीब point. करीब दिख रही है और बी में Yes, दूर sir. दूर दिख Yes, रही है। sir. तो ए पे जो फील्ड होगा Yes. वो बड़ा होगा बी से, है ना, कहीं पे मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ है, ऐसे कहीं पे फील्ड बना हुआ है और तुमको एक पॉइंट यहाँ पे ए कह दिया, एक पॉइंट यहाँ पे बी कह दिया और पूछा तुमसे कि ए बी में कहाँ पे फील्ड ज्यादा है भाई, तो ए के A करीब point. करीब फील्ड लाइन दिखाई गई है और बी से दूर दूर है। तो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बड़ी होगी बी से, ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ये इंफॉर्मेशन को भी ध्यान में रखना है। ठीक, तीसरा चौथा इंफॉर्मेशन जो आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखो वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप में नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी in a
क्लोज लूप। अगर कहीं क्लोज लूप में दिखाया गया है तो वो फिगर गलत होगा। ठीक है, आप अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के 4 ग्राफ बना के दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सही वाला छांटो भाई। तो यही सब वो क्राइटेरिया है जिनको ध्यान में लेकर के आप ये देखोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर कहीं क्लोज लूप में दिखाया गया, ऐसे कहीं लूप बना दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, तो वो नहीं हो सकता, ये गलत है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेट हो गए पॉजिटिव में थोड़े जा सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। अभी आगे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। यस। तो कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण जब क्लोज लूप में आएगा तो इस क्लोज लूप के अलोंग ही घुमा दोगे चार्ज को, तो वर्क की वैल्यू आपको नॉन जीरो मिल जाएगी। जबकि आपको मालूम है कि कंजर्वेटिव फोर्स में एक लूप में घुमा देते हैं ऑब्जेक्ट को तो वर्क जीरो होता है। यस सर। यस सर। हाँ, फाइनल पॉइंट डिपेंड करेगा। हाँ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो वर्क डन जीरो होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। तो Yes, चूंकि हमारा ये फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इसलिए इसका जो अपीयरेंस होना चाहिए फील्ड का वो कभी भी क्लोज लूप में नहीं होना चाहिए। अगर कहीं दिखाया गया है तो वो गलत है। दिमाग में बैठा कुछ? हाँ सर। यस अच्छा, सर। Yes, sir. हाँ सर। Sir. एक चीज यहाँ पे और बता दें, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे शब्द हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेसिफिकली लिखा है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा है। जैसे इधर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखे? इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखे। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है समझो। जब चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जो अभी पढ़े हैं वो चार्ज के कारण ही जनरेट होने वाली पढ़े हैं। अभी दूसरे तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े नहीं है। लेकिन आगे चल के आपको बताएंगे, हम बताएंगे कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड वैरी करती है तो उसकी वजह से वो हमेशा क्लोज लूप में ही होती है। तो अगर कहीं ये लिखा है स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी इन ए क्लोज लूप, तो वो गलत है। बात समझ में आया? कुछ दिमाग में चमका कि नहीं? एक बार ये मैग्नेटिक वाला दोबारा बता दीजिए। यस Yes, सर। sir. आपकी Yes, हाँ आवाज सर, आवाज कट गई थी। यस सर। यस सर, बीच में आवाज तो ठीक है। चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, आगे Yes, sir. आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड वैरी करती है कहीं पे तो उस वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, और वो वाली जो Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्लोज लूप में ही होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हाँ, के सर। वेरिएशन से Yes, sir. जनरेट होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्लोज लूप में होती है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो हाँ, Yes, sir. एक्सपेरिमेंट था ना, हाँ, माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट था ना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को मूव करो तो इंडक्शन के थ्रू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो फैराडे वाले इंफॉर्मेशन में नहीं है। वो फैराडे का दूसरा ऑब्जर्वेशन है, वो मैक्सवेल की थ्योरी है। ओके सर। है ना। यस सर। अब इसी चीज को ध्यान में लेकर के एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए, दिमाग में बिठाइए। अगर कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी इन ए क्लोज लूप, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। समझे? क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्लोज लूप में होती है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी इन ए क्लोज लूप, तो सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट
सही है जो यहाँ पे लिखा है, और दूसरा स्टेटमेंट भी लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इन ए क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी इन ए क्लोज लूप। दोनों में अंतर समझ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ये वाली कौन सी है? जो मैग्नेटिक फील्ड के तो वेरिएशन magnetic से जनरेट हुई है, यस जनरेटेड ड्यू ड्यू टू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो यही मिलेगी, जहां भी मिलेगी यही मिलेगी, तो वो स्टेटमेंट अभी सही होगा। लेकिन आप देखोगे तो एडवांस में आया है, ये लाइन लिखा हुआ है, हाँ? ठीक है, तो वहां पे ध्यान देना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। सर कैन भी होगा क्या ऑलवेज होगा? अरे कैन लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दोनों हो सकता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन वाली जो होगी वो हमेशा होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दोनों आ जाएगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाएगा, तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, इसलिए कैन लिखा है। ठीक है ना? अगर ये लिखा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो वो ऑलवेज इनक्लोज हो। क्लियर? कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप लोग? नहीं नो सर। बहुत क्लियर कट ये स्टेटमेंट में दे रहा हूं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. एक पॉइंट और, आगे चल के इसको हम वेरीफाई करेंगे, जो अभी स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। इसको आगे चल के वेरीफाई करेंगे, अभी स्टेटमेंट के रूप में ही इसको ध्यान में रखिए। आगे मतलब इसी चैप्टर में ही इसको वेरीफाई करेंगे, जहाँ पे हम पोटेंशियल की बात करेंगे ना, वहीं पे बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मेटल सरफेस के बाहर में हमेशा होंगी, कभी उसके अंदर नहीं होंगी स्टैटिक कंडीशन में, और मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी ऑलवेज। ये चीज ध्यान रखिए। कहीं पे कोई मेटल है, मेटल मतलब कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नहीं होगी, जीरो, कभी नहीं दिखाना है, क्योंकि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो ऑलवेज। ठीक है? इसलिए कभी अगर मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं दिखाया गया है तो वो गलत है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड inside a conductor, और मेटल आपके कंडक्टर होते हैं, मेटल इज ऑलवेज जीरो, है ना? तो अंदर में कभी फील्ड लाइन नहीं दिखाना है, अगर कहीं दिखाया गया है तो वो गलत है। ठीक है, पहली चीज। और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो मेटल के बाहर के होंगी, तो बाहर में जब भी होंगी तो वो मेटल के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है ना? आउटसाइड द कंडक्टर it should be always perpendicular to it. ठीक है? यस ये पॉइंट, हाँ जी बोलो। यस सर। बोलो बोलो। सॉलिड स्फीयर है सर। हाँ सर,
सर सॉलिड स्फीयर मेटल अंदर है से कि भी कौन सा? मैटर है अंदर, तो मेटल सर? है कि क्या है? हाँ सर मेटल ही है सर। तो अगर हाँ। हम उस पे चार्ज डालेंगे सर तो वो मतलब सरफेस पे आ जाएगा सब पूरा। हाँ सब पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। यस सर। ये बाद में आगे चल के अभी प्रूव करेंगे क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, वो बताएंगे। यस ठीक है, धीरे 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 पहुंच रहे हैं। 7 कौन सा नंबर? 8 नंबर। Yes. तो electrostatic field line can never be shown inside the conductor and always perpendicular to its surface outside the conductor। ठीक है ना? जैसे अगर आप पीछे का पेपर उठा के देखोगे तो एडवांस में आया हुआ है कि ऐसे एक मेटालिक कह दिया कि स्फीयर है, ठीक है, और इसमें कई सारी चार ऑप्शन के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई गई है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखाई गई है, ठीक है, 1 नंबर मान लो ये दिखा दी गई। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुमको ऐसे दिखा दी गई 2 नंबर। तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुमको जो है वो इस तरीके से दिखा दी गई। ऐसे दिखा दी गई 3 नंबर। ये चौथी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे तुमको दिखा दी है ना, ऐसे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 फील्ड लाइन दिखा दी गई। और इसमें से पूछा गया कि कौन सा सही है ऑप्शन भाई। तो बड़े आसानी से आपको दिख रहा है कि ये जो 4 नंबर दिखाया गया है इसको वॉल्यूम रीजन में फील्ड नहीं दिखाया है, और बाहर में जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर भी दिखाया गया है ऐसे। तो यही वाला सही है। इसमें सरफेस के परपेंडिकुलर तो दिखाया है लेकिन अंदर में दिखा दिया है, तो ये नहीं होगा। इसमें ना तो सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाया है, ना ही अंदर ही फील्ड को गायब किया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें सरफेस के अंदर तो फील्ड नहीं दिखाया लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं दिखाया बाहर में, तो ये भी सही नहीं है। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, यस सर। Yes. ये मेटल है, मेटल का बॉल है। तो यहाँ पे अगर आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ये 4 फिगर दिखाए गए हैं और इनमें से कौन सा सही होगा भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी मेटल के अंदर फील्ड दिखा दिया तो वो गलत हो जाएगा। बाहर में जब भी फील्ड दिखाएगा तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस के अगर किसी दूसरे एंगल पे इंटरसेक्ट होता हुआ फील्ड लाइन को दिखाया जा रहा है बाहर में, तो वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको आपको जस्टिफाई करेंगे कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो ये अभी फिलहाल ये एज ए पॉइंट आप अपने ध्यान में रखिए, आगे चल के इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये वाले पॉइंट को भी अभी आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्लोज लूप में क्यों नहीं होंगी, जहाँ पे हम लोग फील्ड को कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में जस्टिफाई करेंगे। तो जैसे ही जस्टिफाई हो जाएगा कि ये कंजर्वेटिव है, तो आपको मालूम है कि कंजर्वेटिव में तो एक लूप में जाने पे जब वर्क 0 होना चाहिए, और वर्क अगर नॉन 0 मिल रहा है तो हो नहीं सकता वैसा फील्ड, है ना? Yes, sir. तो इसलिए ये 2 पॉइंट जो आपने इधर में लिखे हैं दे विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर। हाँ, जस्ट अभी एज ए फैक्ट आप अपने इसके दिमाग में बिठा के रखेंगे, ठीक है? क्लियर है? और इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में लेकर के कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन बना करके दिखाए गए हैं और उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यू शुड आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है ना? Yes. यस सर। कोई किसी की क्वेरी इसमें, कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नहीं सर। No, No, sir. sir. चलो बहुत अच्छी बात है तब तो। और इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज को मैं यहीं पे करूंगा फिनिश। थैंक यू सर। सर।
थैंक यू सर सर। कौन Thank you, कौन sir. सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं? थैंक यू सर। हाँ बेटा, सर कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने 1 हैं? 2 3 कर जाओ। ओके सर। ओके सर। 1 2 3 कर जाओ। थैंक यू सर। फ्लक्स के पहले वाले सारे क्वेश्चन कर दो।